एप्लीकेशन जो कि आपका फर्स्ट पेपर है। मैं एक बार छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। ये आपका जो हमारा फाउंडेशन से चेंज होके CSEET हुआ है, उसमें आपका फर्स्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन। उस बिजनेस कम्युनिकेशन में आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। ठीक, 4 चैप्टर में आज हम 4th चैप्टर की बात कर रहे हैं, टर्मोलॉजीज को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, टर्म्स और लॉजिक्स। जिन टर्म के हम टर्म के लॉजिक्स के बारे में बात करते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज कौन सा टर्म क्या डिफाइन करता है। ठीक, हमारे पास काफ़ी सारे टर्म्स हैं, लेकिन आज मैं उन टर्म्स के बारे में बात कर रही हूँ जो आप पहले से सुन चुके हो, जिनसे थोड़ा बहुत आप फेमिलियर हो। फर्स्ट आते हैं हम एसेट पे। एसेट सबने सुन रखा होगा, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, है ना। अब बात करते हैं कि एसेट्स होता क्या है। व्हाट इज एसेट? जिसकी कुछ मनी वैल्यू होती है। ठीक, जिस भी चीज़ की कुछ मनी वैल्यू होती है उसे हम एसेट बोल सकते हैं। वो बिजनेस के लिए भी हो सकता है और इंडिविजुअली मेरे लिए भी हो सकता है। ठीक, अब पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि बिजनेस और मैं अलग अलग चीज़ें हैं। श्वेता शर्मा इज़ अ डिफरेंट पर्सन एंड शर्मा कोचिंग क्लास इज़ अ डिफरेंट पर्सन। शर्मा कोचिंग क्लासेस के पास जो भी एसेट्स हैं वो क्लासेस की हैं, और श्वेता शर्मा के पास जो भी एसेट्स हैं वो मेरी हैं। ठीक, अब डेफिनेशन पे आते हैं। एनीथिंग टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड ओन बाय बिजनेस और इंडिविजुअल, उसकी कुछ फाइनेंशियल वैल्यू होना ज़रूरी है। ठीक, अब यहाँ पे 2 तरह की एसेट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, फिक्स एसेट और करेंट एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म तक हमारे संग रहती हैं। लॉन्ग टर्म को अब हम पूछेंगे बच्चे कि मैम लॉन्ग टर्म क्या होता है। लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 12 मंथ्स। जो भी एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म में या 12 महीने से ज़्यादा हमारे साथ है, या हमें उससे कुछ अर्निंग हो रही है, या उससे हमारा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और उसके बाद वो सेल के लिए जाएगा, जो भी प्रोसेस है उसका, वो 12 महीने से अगर हमारे संग ज़्यादा है, 12 महीने से ज़्यादा है हमारे संग, तो वो फिक्स एसेट है। ठीक, करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हमारे पास 12 महीने से कम है, लेस देन 12 मंथ्स। अब मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। ठीक, फिक्स एसेट्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, टाइंजेबल एसेट्स और इनटाइंजेबल एसेट्स। टाइंजेबल एसेट्स क्या होती हैं और इनटाइंजेबल एसेट्स क्या होती हैं। टाइंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वी कैन टच और सी देम, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, उन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट इनटाइंजेबल एसेट्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लाइक ट्रेडमार्क हुआ, पेटेंट्स हुए, गुडविल हुए, वो सारी चीज़ें हमारी इनटाइंजेबल एसेट्स हैं। ठीक है, अब सेकेंड टर्म हम यहाँ पे लेते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? जो डेट बैड हो गए, मतलब जो पैसा हमें नहीं मिला। अब इसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ। डेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम बैड डेट्स की बात करेंगे तो उससे पहले क्वेश्चन आता है डेटर्स क्या होते हैं? जिसको हमने उधार माल बेचा, ठीक है, जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए। ठीक, जब हमने किसी को क्रेडिट पे सेल किया है गुड्स, तो वो हमारा डेटर बन गया। अब उस डेटर ने हमें पेमेंट नहीं किया। अगर डेटर ने मुझे पेमेंट नहीं किया है विद इन दी टाइम, जैसे उसने मेरे से बोला, मैंने उसको कुछ गुड्स बेचे और उसने बोला मैं 6 मंथ्स में आपका पैसा दे दूँगा, ठीक है, लेकिन वो 6 मंथ्स में पैसा नहीं दे पाया। फिर बोला 2 महीने बाद दे दूँगा, 3 महीने बाद दे दूँगा, 4 महीने, लेकिन वो पैसा मेरे पास नहीं आया, तो वो अब मुझे नहीं मिलने वाला। जो मुझे पता है कि मैं अब रिकवर नहीं कर पाऊँगी, उसे मैं बैड डेट्स बोलती हूँ, क्योंकि जो रिकवर नहीं हो रहा वो मेरा लॉस है। ठीक, तो वो मैं डेटर्स में डाल दूँगी, बैड डेट्स के नाम से। ठीक है, बैड डेट्स के बाद आता है हमारा बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम ये बात बहुत क्लियर समझ लें कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। इट्स शो अ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जनरली प्रिपेयर इन द एंड ऑफ द पीरियड। अब यहाँ पे बात करते हैं हम पीरियड की। पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं हम। अकाउंटिंग पीरियड को हमने 3 पार्ट्स में रखा है, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर और व्हेन द कंपनी स्टार्टेड। कैलेंडर ईयर सबको पता है 1 जनवरी टू
31st December. सेकेंड इज फिनेंशियल ईयर. फिनेंशियल ईयर इज 1st April to 31st March. अब व्हेन द कंपनी स्टार्ट, सपोज मैंने एग्जांपल में दिखाया जैसे यहाँ पे मैंने कंपनी स्टार्ट करी 1 जून को, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इन दोनों पे ही अपने अकाउंट्स मेंटेन करूँ. मैं अपने 1 जून को अकाउंट्स मेंटेन करके 31 मई को भी अकाउंट क्लोज कर सकती हूँ. ये भी मेरे पास ऑप्शन होता है. जर्नली हम ऐसा करते नहीं हैं, हम फिनेंशियल ईयर में ही काम करते हैं, बट ये ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है. और बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट से हमें अब अपनी पोजीशन पता चलती है. हमारे पास क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट्स हैं, क्या कैपिटल है, कितनी ड्राइंग्स हैं, कितने मेरे को पैसे देने हैं, लेने हैं, कैश की क्या कितना लिक्विड है मेरे पास, ये सब मुझे बैलेंस शीट से पता चल जाता है. थर्ड टर्म पे मैं आती हूँ बैंक अकाउंट. व्हाट इज बैंक अकाउंट? ये तो सबको पता होगा. बैंक अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे जाके मैं अपने नाम से अपना अकाउंट खुलवा सकती हूँ. उसमें अकाउंट खुलवाने के बाद मैं पैसा जमा कर सकती हूँ और विड्रॉल कर सकती हूँ. ठीक है. डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास पेन स्लिप भी होती है और चेक्स के थ्रू भी हम पैसा जमा कर सकते हैं. विड्रॉ करने के लिए भी सेम प्रोसेस है कि हम पे स्लिप से भी निकाल सकते हैं और चेक से भी निकाल सकते हैं. अब आपके पास यहाँ पे 4 अकाउंट है. सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट. सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट की. सेविंग अकाउंट कोई भी डोमेस्टिक पर्सन जाके खुलवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी खुलवा सकता है. इवन स्टूडेंट्स भी खुलवाते हैं. सेविंग अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है. करेंट अकाउंट कौन खुलवा सकता है? करेंट अकाउंट हर कोई नहीं खुलवा सकता. करेंट अकाउंट वही लोग खुलवा सकते हैं, या तो बिजनेस हो या कंपनी हो, फर्म हो, ट्रस्ट हो, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन करेंट अकाउंट खुलवा सकता है, बट कोई भी डोमेस्टिक पर्सन नहीं खुलवा सकता. ठीक. उसके बाद आते हैं हम फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप जर्नली पैसा जमा कर नहीं सकते, निकाल नहीं सकते. आपको एक फिक्स टाइम के लिए अपना एक फिक्स अमाउंट जमा करना है जिस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है. लाइकवाइज फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि 2 लाख मैंने 3 साल के लिए बैंक में जमा कर दी. अब वो 2 लाख 3 साल के लिए बैंक के पास है. मैं इस बीच में अपनी एफडी, फिक्स डिपॉजिट को एफडी के नाम से सबने सुना होगा, वो एफडी हर कोई ले सकता है. फिक्स डिपॉजिट हर कोई जाके तोड़वा सकता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप 3 साल से पहले फिक्स डिपॉजिट को नहीं ख़त्म कर सकते. आप फिक्स डिपॉजिट को 3 साल से पहले भी ख़त्म कर सकते हो. सेकेंड, रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट इज़ अ टर्म जहाँ पे आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हो और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हो. अभी हमने फिक्स डिपॉजिट में ये बात समझी थी कि मैंने 2 लाख 3 साल के लिए जमा कर दिए. ठीक है. रिकरिंग डिपॉजिट में ऐसा नहीं होगा. 2000 हर महीने में जमा करूँगी, ये मैंने फिक्स अमाउंट रखी है और हर महीने ये फिक्स अमाउंट जाएगी बैंक में, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. अब हमारे पास कौन कौन से 4 अकाउंट हुए? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट. उसके बाद पे आते हैं हम बैंक रेट पे. बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो होता है जिस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है और इंटरेस्ट लेती है. लेती क्यों है? अगर हम बैंक से बोरो कर रहे हैं कोई चीज़ से मेरा मतलब है पैसा, लोन लिया हमने, तो हमें बैंक को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक फिक्स्ड रेट डिसाइड करती है, मैक्सिमम रेट. बाकी बैंक्स अपने अकॉर्डिंग इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम रेट यही रहेगा. जब आप लैंड करते हो या बोरो करती हो बैंक से, तो आपको इस टाइम पे ये पैसे लेने देने पड़ते हैं. सपोज मैंने बैंक से 2 लाख का लोन लिया और उनका 10% फिक्स अमाउंट है, तो मुझे 2 लाख 10% पे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. 2 लाख तो देने ही देने हैं, लेकिन 2 लाख के साथ 10% भी देना है. 10% ऐसे नहीं कि 10% 2 लाख का निकाल के मैंने इंस्टेंट दे दिया, ऐसे नहीं होता. हमें धीरे धीरे जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी उसके संग 10% इंटरेस्ट भी पे हो रहा होगा. सेम अगर 2 लाख की मेरी एफडी बैंक के पास है और उस पर 10% है, तो बैंक 3 साल तक मुझे उस 2 लाख पे भी 10% दे रही होगी. क्लियर है? उसके बाद है अब बैंक स्टेटमेंट.
बैंक स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट के मामले में तो मैं ये पूछती हूँ सब बच्चों से कि पासबुक हमारे पास है कि बैंक के पास है। ये बहुत फनी क्वेश्चन होता है कि सबको पता होता है कि पासबुक हमारे पास है, नहीं, पासबुक हमारे पास नहीं है। पासबुक में एंट्री बैंक करती है, तो इसलिए पासबुक बैंक के पास है। पासबुक हमारे पास रखी ज़रूर है हम, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं कर सकते, और जिसमें हम एंट्री नहीं कर सकते वो हमारे पास चीज़ नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है हमने जितने भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करे हैं, विड्रॉ, बोरो, चार्जेस, इंटरेस्ट, जो भी हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन हुए हैं, बैंक एक स्टेटमेंट हमें देता है जो पासबुक पे वो प्रिंट करके देता है। ये बात हुई पासबुक की। सेकंड, आजकल हम ऑनलाइन स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। आप अपने बैंक अकाउंट पे जाइए, वहाँ पे मिनी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के नाम से आप अपना पूरा स्टेटमेंट निकाल सकते हो। उसके बाद है बुक वैल्यू। बुक